मेरी जन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आप सबके लिए। हर फ्राइडे रात 9 बजे क्लब हाउस पे हम सब फैंस मिलके हीरोगेज़म की पार्टी करते हैं। मतलब पूरे हफ्ते जो भी मूवीज एंड पॉप कल्चर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसमें फैंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप भी हमारा क्लब हाउस रूम ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी बात रख सकते हैं। क्लब हाउस रूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। थोर लव एंड वंडर, इस मूवी में इसके डायरेक्टर ने, इसके वीएफएक्स टीम ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि ये कोई मूवी ना होके एक छोटा मोटा सा सिनेमा कम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बन के रह गई है। वो अलग बात है कि ना तो ये मूवी उतनी अच्छी चली और ना इसके रिव्यू वाली मेरी वीडियो, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मूवी कुछ हद तक पसंद आई थी एंड उसमें मैंने उसी एंगल से बात भी की थी, बट शायद ऑडियंस को वो पसंद नहीं आया एंड आई रेस्पेक्ट दैट। सबका अपना अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का, इट्स ओके। खैर, अब जब मोस्टली लोगों ने ये मूवी देख ली होगी तो मुझे लगता है अब बिल्कुल सही वक्त है इस बारे में बात करने का कि क्या ये मूवी वाकई में फेल हो गई है। अब यहाँ पे मैं हिट या फ्लॉप की टर्म्स में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बिजनेस टर्म्स हो जाती हैं एंड मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं बस बात कर रहा हूँ कि ये मूवी ऑडियंस के दिल में अगर उतनी जगह नहीं बना पाई जितनी इसको बनानी चाहिए थी, तो इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन पहले एक स्पॉइलर वार्निंग एक अपडेट के साथ। तो अपडेट ये है कि ताइका वाइटिटी साहब ने कहा है कि अगर क्रिस हेम्सवर्थ थोर 5 के लिए वापस आते हैं तो उनकी मूवी वही डायरेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, जिसके जवाब में लोगों का बस इतना कहना है कि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो आइए बात करते हैं उन 5 पॉसिबल रीजंस के बारे में जिनकी वजह से ये मूवी कमाल नहीं कर पाई। नंबर 1, बैड वीएफएक्स विद इनकंसिस्टेंट कलर पैलेट। हाँ, कुछ लोगों को शौक लग सकता है ये सुन के, बट मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस का मानना ये है कि इस मूवी का वीएफएक्स मार्वल के स्टैंडर्ड का नहीं था, जिसकी वजह से ट्विटर पे अभी भी इस मूवी को काफी हेट मिल रहा है। एंड मैं इस चीज के बारे में किसी का पक्ष नहीं लूंगा। जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसको सर पे बिठाते भी हम ही लोग हैं, एंड जब कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं बने तो फिर उसी को सर से गिरा के उसके गांड पे लात भी हम ही लोग मारते हैं। और जनता ऐसी होती है और होनी भी चाहिए। बट आई थिंक अगर इस मूवी का वीएफएक्स अप टू द मार्क नहीं था तो उसके पीछे क्या रीजंस थे उसके बारे में भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। और वो रीजंस थे शूटिंग की एक नई टेक्निक जिसके साथ ये लोग इस मूवी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो शायद उस लेवल पे वर्क नहीं कर पाई। एक्चुअली इस मूवी में बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिकल सेट डिजाइन की जगह पे बैकग्राउंड में बड़े बड़े एलईडी पैनल्स लगा के शूटिंग की गई थी, जिसकी वजह से इसका वीएफएक्स कई जगह पे हमें अप टू द मार्क नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इस चीज में सुधार होगा एंड हमें और अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नई मूवीज में नई नई डेवलप टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलता रहेगा और ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे अवतार 2 मूवी के साथ चल रहा है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें बिना 3D ग्लासेस के सिनेमा में 3D एक्सपीरियंस देखने को मिले। उसके लिए सिनेमा की स्क्रीन भी उस हिसाब से डेवलप की जा रही है। तो इस तरह की चीजों में एक्सपेरिमेंट भी होते हैं एंड टाइम भी लगता है, तो थोड़ा हम लोगों को आई थिंक सब्र से काम लेना चाहिए। रही बात कलर पैलेट की, तो इस चीज के बारे में मार्केट में पहले ही बातें चालू हो गई थी जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था कि इस मूवी का कलर पैलेट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। कहीं पे कलर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, कहीं पे रंगों की बारिश हो रही है स्क्रीन पे, मानो होली खेली जा रही हो। एंड उसके पीछे मेकर्स ने कितना भी लॉजिकल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की हो मूवी के अंदर, बट ये मेकर्स का एक बड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है। नंबर 2, गॉड्स के साथ मजाक। अब ये मुझे लगता है इस मूवी के फेल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेकर्स ने गॉड्स को एक मजाक के रूप में दर्शकों के सामने पेश किया है। मतलब ठीक है, गौर के प्लेनेट की जो हालत हुई है वो किन्हीं केयरलेस देवताओं की वजह से हुई होगी, बट सारे गॉड्स ऐसे कैसे केयरलेस हो सकते हैं यार। इवन ज़्यूस भी इतना बड़ा मजाक बना के रख दिया ज़्यूस का। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में भी ज़्यूस को एक रंगीन पात्र के तौर पर दर्शाया गया है, बट उसके साथ ही साथ वो एक योद्धा के तौर पे भी हमें नजर आता है वहाँ पे। एंड आपने ज़्यूस को क्या बना दिया, सोन परी, बारबी डॉल। अब देखो, ये वाला मजाक तो सच में मुझे भी बहुत गंदा लगा। मतलब जब ये अपडेट आई थी कि रसल क्रो को इस मूवी में ज़्यूस के लिए कास्ट किया गया है, तो मेरे क्या अधिकांश लोगों के दिमाग में जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वाला ज़्यूस आया था और हमें दिखा क्या, सुनहरा तोता। इससे अच्छा तो उसको जो पहले सैटर्न बनाने वाला आइडिया था वो ही कर देते यार, फिर भले उसके साथ मजाक करते रहते। इवन उस थोर ने ज़्यूस को उसके ही थंडरबोल्ट से मार दिया जिस थोर के पिताश्री ओडिन ने थंडरबोल्ट से इंस्पायर होकर म्योनिर बनाया था। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोर को पावरफुल नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, बट इतनी आसानी से ज़्यूस को मार दे उतना भी नहीं। एटलीस्ट थोड़ी तो स्ट्रगल होनी चाहिए थी, थोड़ी तो फाइट होनी चाहिए थी उन दोनों के बीच वहाँ पे। एंड उस फाइट के लास्ट में आप वो सीन दिखाते, फिर जस्टिफाई हो जाता वो। अब भले आप मिड क्रेडिट सीन में ज़्यूस को जिंदा दिखा दो एंड उसके बेटे हारक्यूलिस को इंट्रोड्यूस करा दो और ये शो करने की कोशिश करो कि अब ज़्यूस इंसानों को देवताओं का कहर दिखाएगा, क्योंकि वो लोग गॉड्स की जगह पे सुपर हीरोज को एडमायर करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। नंबर 3, माइटी थोर के कैरेक्टर की इनकंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ जेन फोस्टर को माइटी थोर नहीं बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। इनफैक्ट वो तो मूवी की चंद अच्छी चीजों में शुमार होती है, बट जो एक प्रॉब्लम इस कैरेक्टर के साथ हुई वो थी इसकी कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी। इसके कुछ ऐसे फैन मोमेंट्स थे जो दिखाने ही दिखाने थे स्क्रीन पे, बट ये लोग उनको खा गए, वो भी बिना पपड़ा चढ़ के। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था जेन फोस्टर को माइटी थोर बनते हुए नहीं दिखाया जाना। I mean, जब जेन फोस्टर म्योनिर के टुकड़ों के पास थी और
वो हवा में उड़ना शुरू हुए थे, उस वक्त हर कोई जेन फोस्टर के माइटी थोर बनने के विजुअल एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा फैन मोमेंट हो सकता था, बट आई गेस वटीटी साहब माइटी थोर का इंट्रो डायरेक्ट अपने थोर ऑडियंस के सामने कराना चाहते थे, ताकि उसको देख के थोर जितना सरप्राइज हो उसके साथ ऑडियंस भी अपने सरप्राइज को कनेक्ट कर सके। ठीक है, फेयर इनफ, ये अच्छा भी था, बट थोर के जेन से पूछने पे कि ये सब कैसे हुआ, तो उस वक्त एटलीस्ट एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के तौर पे ये दिखाना काफी सेंसिबल होता कि म्योनिर फर्स्ट टाइम कैसे जेन फोस्टर के हाथ लगा, उस मोमेंट का विजुअल एक्सपीरियंस। एंड दूसरी तो इससे भी बड़ी गलती कर दी आपने, जब आपने जेन को मरवा ही दिया था तो फैंस के दिल में कुछ महीनों के लिए उसके प्रति सिंपैथी बने रहने देते, उसको किसी दूसरी मूवी में या किसी दूसरी सीरीज में जिंदा करके लेके आते। बट नहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन में उसको वैल्हला में डायरेक्ट दिखा दिया गया, एंड अब वो वहां से कभी भी वापस आ सकती है टेक्निकली, जब भी जरूरत महसूस होगी मेकर्स को ऑब्वियसली। आई मीन इतना ज्यादा कन्वीनियंस, तो फिर मूवी के क्लाइमैक्स में जेन का जो सैक्रिफाइस हुआ उसका तो इम्पैक्ट ऑडियंस के दिल में जो पैदा हुआ था वो तो खत्म हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर सोचो अगर एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी को डायरेक्ट एआई के रूप में दिखा देते तो क्या होता। आई मीन दिखाया था, बट वो एक रिकॉर्डेड स्क्रीन थी। मैं बात कर रहा हूँ एआई के रूप में जिंदा करके लेके आने की। क्या उसकी डेथ का वो इम्पैक्ट हो पाता जो आज लोगों के दिलों पे है, जो फैंस आज भी उसको वापस से स्क्रीन पे देखने के लिए मरे जा रहे हैं, तरसते रहते हैं। और ये एक बहुत गहरा सवाल है, सोच के देखो इस बारे में। आपने क्लाइमैक्स में जेन फोस्टर के बलिदान को बिल्कुल ही नल कर दिया। नंबर 4, ट्रिम्ड रन टाइम। इस शॉर्ट रन टाइम के चलते सारे फैन मोमेंट्स हमसे छीन लिए गए, जस्ट बिकॉज इनको मूवी को काट पीट के छोटा करना था। अब मुझे नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या चुल है, क्यों इनको हर मूवी को काट के 2 घंटे ही करनी है। मतलब इनको किसी बाबा ने ज्ञान दिया है या इनके चर्च के पिताजी ने कि भाई तुमको मूवी सिर्फ 2 घंटे की बनानी है। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड अब थोर 4। यार ये हर मूवी के लिए रहे जिसके पीछे 2 का पहाड़ा लगा होता है। प्रेम भाई इस हिसाब से तो कैप्टन अमेरिका 4 भी आ रही है, उसकी भी मां चोदेंगे ये लोग। अब या तो ये दिन के ज्यादा शो चलाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, या फिर इनको सच में मूवी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जबरदस्ती बना रहे हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मूवी ट्रिम करने की वजह से जो कैरेक्टर अंडर डेवलप रह जाते हैं, उनकी वजह से फिर उनका ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन नहीं बनता, तो फिर यही होता है जो इल्यूमिनाटी के साथ हुआ और जो फिर थोर लव एंड बवंडर के साथ हो रहा है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी फ्री गाय के टाइम पे कि अगर किसी को कैरेक्टर डेवलपमेंट सीखना है तो इस कैरेक्टर से सीखो, किस तरह से ऑडियंस के दिल में प्यार पैदा किया जाता है किसी कैरेक्टर के लिए। अगर आपको भी वो वीडियो देखनी है तो एक बार आई बटन चेक कर लेना, मिल जाएगी। नंबर 5, गोर वॉज नॉट गॉड बुचर, और ये थी फाइनल किल इस मूवी के ताबूत में। अब देखो गोर को लेके मेरी मिक्स फीलिंग्स हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक इंसान वो है जो लाइव एक्शन वाले गोर से प्यार करता है, क्योंकि इससे बेटर लाइव एक्शन गोर शायद ही हमें मिल पाता। लेकिन मेरे अंदर का दूसरा इंसान कॉमिक्स वाले गोर को भी जानता है, एंड उसके हिसाब से ये गोर 1/4 भी नहीं था। अब प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है मूवी के ट्रिम्ड रन टाइम की, जिसकी वजह से गोर के इतने सारे सीन्स कट किए इन लोगों ने कि उसका वो बुचर वाला एंगल हमें दिखा ही नहीं। इससे अच्छा बुचर तो द बॉयज वाला बिली बुचर है, वो कम से कम अपने नाम को जस्टिफाई तो करता है। गोर के द्वारा शुरू में बस एक गोल्डन देवता को निपटा के हमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये कसाई है, बट ऐसे कैसे भाई? जब तक 4-5 देवताओं को ना लुढ़काए हमारे सामने, हम कैसे मान ले कि ये कसाई है? और वो तो छोड़ो, जो सीन इस कैरेक्टर को डेप्थ देते थे वो तक आपने मूवी से हटा दिए। एक सीन था जिसमें गोर अपने चेहरे के टैटूज को काट के अलग करता है। सोचो उस एक सीन से इस कैरेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा डेप्थ आ जाती। अब हाँ R-rated नहीं है मूवी, मैं मानता हूँ, बट वो गोल्डन खून निकाला था ना, वो भी PG-13 था, तो यहाँ पे भी कुछ जुगाड़ करके दिखाया जा सकता था। क्रिश्चियन बेल खेल जाता यार खाली अपने एक्सप्रेशन से, बट नहीं, डिज्नी पापा नहीं मानेंगे और मूवी के लोडे लगा दिए। और एक सीन था जिसमें ईटरी, ग्रैंड मास्टर एंड अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चाची सर्सी के साथ भी था गोर, वो भी कट कर दिया इन्होंने। अब हाँ टाइगा वाइटिटी साहब का कहना है कि वो उस सीन को कभी रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि वो सीन दिखाने लायक नहीं है। बट मेरा एक सवाल है वाइटिटी साहब से, क्या दिखा दोगे तुम मेरे साथ जो हम झेल नहीं पाएंगे? अब आप सबके लिए एक बोनस, क्लाइमैक्स की पेप टॉक। यार मैं इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हूँ मूवीज में। अच्छे शोज एंड मूवीज को बर्बाद होते देखा है इस पेप टॉक की वजह से मैंने। आई मीन ठीक है आप कितना भी जस्टिफाई कर लो, बट एक गॉड बुचर लेवल का इंसान इतनी आसानी से रिडीम नहीं हो सकता है। सेम यही काम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा के साथ किया, और यही काम आपने थोर एंड बवंडर में गोर के साथ कर दिया। मतलब एक मूवी में माँ की ममता ने और दूसरी मूवी में बाप की बकचोदी ने पूरी मूवी की माँ चोद दी। क्लाइमैक्स का लेवल आप सीधा -69 कर देते हो। ये 2022 चल रहा है और आप क्लाइमैक्स दिखा रहे हो हमें 90s वाले, ऐसा कैसे चलेगा? अब देखो ऐसी बात नहीं है कि मूवी में सब कुछ बुरा ही था। मुझे पर्सनली जेन फोस्टर की माइटी थोर काफी अच्छी लगी। जो चीज मुझे अच्छी लगी थी मूवी में, मैंने अपनी स्पॉइलर फ्री रिव्यू वाली वीडियो में वो चीज बता दी थी। भले थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज थी उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में, बट स्टिल शी वाज वन ऑफ द गुड पार्ट ऑफ दिस मूवी। और उसके तो बाल भी बढ़ गए थे म्योनिर उठाने के बाद। प्रेम भाई दुनिया में गंजेपन की समस्या का एक ही समाधान, थोर का हथौड़ा मेरी जान। तो आप सब लोगों के क्या विचार है इस मूवी के बारे में और मेरी वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ 5K में बस थोड़ी सी कमी है यार, फटाफट पूरे कर दो। और अगर पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आ जाओ टेलीग्राम पे, एंड अगर हमारा वीकेंड हीरोगिज्म क्लब ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लब हाउस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।